जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी अंतरा बुक के भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले के सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके क्लास 11th अंतरा की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है। अब देखिए, इस अभागे यानी दुर्भाग्यशाली, आलसी मतलब आलस्य से भरे हुए देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि भारत के लोग बहुत आलसी हो गए हैं। वो तनिक भी काम करना नहीं चाहते हैं, तनिक भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, है ना। इसलिए उनसे जो कुछ थोड़ा बहुत भी काम हो जाए वही बड़ी बात है। तो लिखेंगे कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत के लोग बहुत आलसी हैं और उनमें काम करने की इच्छा शक्ति की कमी है। इसलिए जो थोड़ा बहुत भी काम हो जाता है उसे भी बहुत बड़ी बात माननी चाहिए, इतना लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है। तो लेखक गए थे बलिया के मेला में, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छा था, सारे लोग गाँव के आसपास के लोग एकत्रित हुए थे। तो लेखक कहते हैं कि भाई आखिर यहाँ पे मेला ऐसा क्यों लगा है, ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एरिया में रॉबर्ट साहब जैसे कलेक्टर हैं, ठीक है। रॉबर्ट साहब जैसे बहादुर कलेक्टर हैं। अब रॉबर्ट साहब एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। इनका उस समय वहाँ पर शासन रहता था। तो रॉबर्ट साहब जैसे जहाँ पर बहादुर कलेक्टर हों वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। तो इसमें लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि लेखक ने ऐसे समाज की कल्पना की है जहाँ के लोग अच्छे मिलकर काम करने वाले और प्रगतिशील हों, जैसे कि उस समय बलिया जिले के थे, ठीक है ना। वे कहना चाहते हैं कि अगर कोई नेता या अधिकारी रॉबर्ट साहब की तरह योग्य और मेहनती हो तो वहाँ के लोग भी अच्छे काम करने लगते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे बस। यानी लेखक ने एक विकसित समाज की कल्पना की है, बस यही लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। यानी लेखक ये कहते हैं कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही भारत के लोग हैं भैया, इनको जब तक कोई प्रेरणा देने वाला, मोटिवेशन देने वाला या फिर कोई नेता जब तक इनको नहीं मिलता तब तक ये किसी काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, ये बिना नेता के, बिना किसी के सहायता के, खुद के दम पर कोई काम क्यों नहीं करते हैं। तो कुल मिला के लेखक इन खराबियों के मूल कारण को जानना चाहते हैं, ठीक है। मूल कारण वो खोजने के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ताकि मूल कारण पता चले कि किस कारण से भारत के लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें नेता की ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि लेखक ने कहा है कि जैसे ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी बिना किसी बाहरी नेतृत्व या प्रेरणा के आगे नहीं बढ़ते। वे स्वयं पहल नहीं करते हैं और निष्क्रिय बने रहते हैं। यही प्रवृत्ति देश की उन्नति में रुकावट बनती है। इसलिए लेखक चाहते हैं कि इन खराबियों के मूल कारणों को खोजा जाए ताकि उन्हें समझकर देश की समस्याओं का समाधान किया जा सके। चौथा क्वेश्चन है कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 4 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो हम लिखेंगे कि देश की उन्नति के लिए लेखक 4 प्रमुख उपाय सुझाते हैं। पहला नंबर कि सभी धर्मों और जातियों में भाईचारा बढ़ाना, ठीक है। विदेशी चीज़ों की बजाय देसी वस्तुओं और भाषा को अपनाना, बच्चों खासकर लड़कियों को उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। आलस्य को छोड़कर मेहनती बनने की प्रेरणा देना। ये 3-4 उपाय हम लोग लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि लेखक जनता से मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है। मतांतर मतलब आपसी भेदभाव, फालतू की बातें, मतलब एक दूसरे से बहस करना, ये सब बातें छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का अनुरोध क्यों करते हैं लेखक। तो लिखेंगे कि लेखक लोगों से आपसी प्रेम बढ़ाने को इसलिए कहते हैं क्योंकि जातिवाद और धार्मिक भेदभाव से हमारा समाज जो है वो बटा हुआ है। लोग जातिवाद के चलते या फिर ये धर्म वो धर्म, हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है, इन सब भेदभाव से हमारा भारत जो है ये बटा हुआ है और यह देश की एकता और तरक्की में रुकावट बनता है,
ठीक है, प्यार और एकता से ही देश आगे बढ़ सकता है ना। इसलिए लेखक क्या करते हैं कि आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए कहते हैं। चलिए भाई देखते हैं छठवां क्वेश्चन कि आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नीचे दिए गए वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से अनेकों नदियों के रूप में पानी जो है जाके समुद्र में मिलता है, वैसे ही क्या होता है कि हमारे देश की लक्ष्मी यानी हमारे देश का धन जो है वो दोस्तों अन्य विदेशों में जा रहा है। कोई कुछ मंगा रहा है तो कोई कुछ मंगा रहा है। इस तरीके से हमारा देश खुद चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहा है, खुद चीज़ों को नहीं बना रहा है, वो दूसरे देशों से चीज़ों को मंगा रहा है और उसके बदले दूसरे देशों में अपना पैसा भेज रहा है। यानी कुल मिला के हमारे भारत का धन जो है वो विदेशों में जा रहा है। तो लिखेंगे कि इस वाक्य का आशय यह है कि जिस प्रकार गंगा नदी की अनेक धाराएं अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार भारत का धन भी अलग अलग माध्यमों से विदेशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका में जा रहा है। इस तरीके से लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि आपके विचार से देश की उन्नति किस प्रकार संभव है? कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो हम लिखेंगे कि मेरे विचार से देश की उन्नति निम्न प्रकार से संभव है। पहला नंबर, हमें अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, इससे हमारे देश की उन्नति होगी। दूसरा नंबर, हमें अपने देश की उन्नति के लिए बच्चों को शिक्षा और अनेक स्किल सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा नंबर, जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए। चौथा नंबर, जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को छोड़कर सबको मिलजुल कर काम करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम उन्नति कर पाएंगे। आठवां क्वेश्चन है कि भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि ये पाठ जो है जिसका नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह पाठ एक भाषण है, ये भी सिद्ध कीजिए। तो हम लिखेंगे कि भाषण की 4 विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। पहला नंबर कि भाषण में श्रोताओं से सीधा संवाद होता है, यानी भाषण देने वाला व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्तियों के बीच सीधा संवाद होता है। ठीक है, सीधी बातचीत होती है। दूसरा, जोशीली और प्रेरणादायक भाषा होती है भाषण की। भाषण की भाषा जो होती है मोटिवेशनल और प्रेरणादायक और जोशीली होती है। तीसरा नंबर की भाषण जो है वो भावनाओं को जगाता है। चौथा नंबर की भाषण में समाज या राष्ट्र से जुड़ी समस्याओं को उठाकर उनके समाधान सुझाए जाते हैं। 4 विशेषताएं हमसे पूछी गई थी, हमने लिख दिया। उसके बाद भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ एक भाषण है, इसे भी सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे कि यह पाठ एक भाषण है क्योंकि इसमें जनता से सीधे सवाल किए गए हैं, देश की बुराइयों की बात की गई है, सुधार के उपाय भी बताए गए हैं, लोगों को मोटिवेट किया गया है कि वे खुद को सुधारें। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये पाठ भी एक भाषण है। ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन है कि अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? वर्तमान संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी लेखक कहते हैं कि अपने देश में और अपनी भाषा में उन्नति करो, यानी कोई भी चीज़ करो तो अपने देश में करो। भाई हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी खोज कर लिया तो तुरंत विदेश चला जाता है। वो भारत देश में क्यों काम नहीं करता? यानी अपने देश में, लेखक कहते हैं कि अपने देश में काम करो और अपनी भाषा में करो, जो अपनी मातृभाषा है हिंदी उसमें काम करो। दूसरे देश की भाषा आप क्यों अपना रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का अर्थ है कि हमें अपनी शिक्षा, सोच और कार्य अपनी मातृभाषा में करना चाहिए। इससे ज्ञान को समझना भी आसान होता है। और वर्तमान में पूछा गया है कि इसकी प्रासंगिकता पर विचार प्रस्तुत कीजिए। तो लिखेंगे कि वर्तमान समय में यह बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अपनी भाषा से ही आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी बढ़ता है, दूसरे देश की भाषा अपनाने से नहीं। इतना लिखेंगे। चलिए जी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला है निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। का नंबर गद्यांश है कि सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखें और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। ठीक है, वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। अब इस गद्यांश की व्याख्या का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों, सास के अनुमोदन का मतलब है कि सास के कहने पर या सास के अनुमति देने पर, सास की आज्ञा देने पर। मान लो कोई बहू है जिसको उसके सास से आज्ञा मिलती है कि तुम एकांत रात में यानी अपने प्रियतम से मिलो। ठीक है, किससे मिलो? अपने प्राण से प्यारे परदेसी पति से, ऐसे पति जो परदेश में रहते हैं।
ठीक है, उनसे मिलो। तो अगर वो पत्नी जो है अपने परदेसी से मिलने के लिए, अपने पति से मिलने के लिए जाए भी, लेकिन क्या हो दोस्तों, लाजवश लज्जा की वजह से उसकी ओर देखे भी ना, क्योंकि उसको शर्म आ रही है, लज्जा है उसको, वो अपने पति की तरफ देखती भी नहीं है और उनसे बोल भी नहीं पाती है लज्जावश, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको यही कहेंगे कि उस स्त्री का ये दुर्भाग्य है। क्या है? अभाग्य ही है, क्योंकि उसको मौका मिला था, उसने अपने प्रियतम से बोलना चाहिए, हालचाल लेना चाहिए, है ना, लेकिन वो शर्म के मारे वो मौका खो देती है ना। और अगले दिन वो पति फिर परदेश चला जाएगा तो उसे दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब पति परदेश चला जाएगा, पत्नी उससे बोल नहीं रही है, इसका मतलब क्या है? अरे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमें भी अभी मौका मिला है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए, और अगर इस मौके को हमने त्याग दिया और अभी जागृत नहीं हुए, उन्नति नहीं किए, तो ये दोबारा मौका हमको नहीं मिलेगा और सारे देश विकसित हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, है ना। तो इसका जनरल सा मतलब यही है। कहने का मतलब कि जो चीज़, इस चीज़ के लिए हमें मौका मिले तो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि यदि किसी स्त्री को अपने परदेसी पति से मिलने के लिए अपनी सास से अनुमति मिले, लेकिन वह लज्जावश अपने पति की ओर देख भी न सके और बोल भी न सके, तो यह उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि उसका पति फिर परदेश चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी उन्नति करने के अभी सारे अवसर हैं। यदि हम इस समय भी जागरूक नहीं होते तो फिर हमें दोबारा उन्नति करने के लिए अवसर नहीं मिलेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, यही इसकी व्याख्या हो जाएगी। अगला है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। यानी लेखक कहते हैं कि हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति है इस समय कि यहाँ पर चारों ओर गरीबी विद्यमान है। यहाँ पर गरीब परिवार के व्यक्ति जो हैं इस तरह अपनी इज्जत को बचा रहे हैं जैसे किसी लाजवंती कुल मतलब किसी बड़े कुल की, या कह लो किसी इज्जतदार कुल की बहू, ठीक है, किसी सम्मानित कुल की बहू जो है फटे कपड़ों में अपने अंग को जिस तरह छुपाती है, उसी तरह इस देश में गरीबों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। ठीक है, वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। तो लिखेंगे कि लेखक कहता है कि गरीब अपनी इज्जत उसी तरह बचा रहा है जिस प्रकार किसी सम्मानित कुल की स्त्री अपनी इज्जत बचाने के लिए फटे पुराने कपड़ों से खुद को ढकने की कोशिश करती है। वैसे ही दोस्तों अब भारत की हालत हो गई है कि देश भी अब गरीबी और लाचारी में अपनी हालत छुपाने की कोशिश कर रहा है, ना कि खुद को आगे बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहा है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी को इसका PDF चाहिए। तो PDF अगर आपको चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। चलिए गा नंबर देखते हैं। बोला है वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, ये सब तो समाज के धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, लेखक कहते हैं कि दुनिया में कोई भी धर्म है तो सबसे वास्तविक धर्म है परमात्मा के चरण कमल का भजन, यानी भगवान के चरण कमलों का भजन करना। बाकी ये दुनिया में जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी नियम कानून हैं, ये तो समय के अनुसार बदले भी जा सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि इस गद्यांश में कहा गया है कि सच्चा धर्म केवल ईश्वर की भक्ति है, बाकी जो नियम कानून और रीति रिवाज होते हैं वे समाज के बनाए हुए धर्म हैं जो समय और स्थान के अनुसार बदले भी जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति कभी नहीं बदलती है, वही असली और स्थायी धर्म है। इसलिए हमें उसी को वास्तविक धर्म मानना चाहिए, फालतू के धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।